हाँ तो भाई क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे हैं? चलो तो जैसा कि आपको पता ही है, कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था आरएच फैक्टर, या जिसको मैं आरएच समूह या आरएच तंत्र बोल सकता हूं, वो चल रहा था। ठीक है। अच्छा, तो यहां मैं जैसे आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि मैंने आपको ब्लड ग्रुप में नेगेटिव और पॉजिटिव का सिस्टम समझाया था। ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो सिस्टम होता है वो डिपेंड करता है आरएच फैक्टर पर। किस पर डिपेंड करता है? आरएच फैक्टर पर। सीधी सी बात है, यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी पर आरएच कारक है तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले, और यदि नहीं है तो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले। ये सीधी सी बात है। बात आती है इनके लेन देन के बारे में, है ना। रक्त आदान जो हम करते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या दिक्कत आती है वो हम समझना चाह रहे हैं, है ना। कल भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, आज और मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं कि आखिर नेगेटिव और पॉजिटिव वाले व्यक्तियों में लेन देन या आदान ब्लड का किस प्रकार होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम किस प्रकार करा सकते हैं। तो जरा ध्यान से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। सुनिए, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो सिस्टम होता है कि कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं, ये बात जो मैंने आपको तरीका बताया था एक नियम के माध्यम से, उस माध्यम से ही आपको याद रखने। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में एक हल्का सा अंतर आ जाता है। वो क्या आ जाता है मैं बता दूं। देखिए, जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है, बात को जरा ध्यान से समझो, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है वो पॉजिटिव व नेगेटिव को दे सकता है। बात को ध्यान समझो, अभी मैं समझाऊंगा। यदि किसी व्यक्ति का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो वह व्यक्ति यदि रक्त देता है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको दाता बना दिया नेगेटिव वाले व्यक्ति को, तो वह पता है पॉजिटिव वाले को भी दे देगा और नेगेटिव वाले को भी दे देगा। ठीक है। यदि मैं इसी नेगेटिव वाले व्यक्ति को बना दूं ग्राही, क्या बना दूं? ग्राही, तो ये केवल नेगेटिव व्यक्ति वाले से ही लेगा। बस बात को ध्यान समझो, पहले मैं नेगेटिव व्यक्ति की बात कर रहा हूं। यदि नेगेटिव व्यक्ति कोई दाता है तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को भी दे देगा रक्त और नेगेटिव वाले को भी दे देगा। यदि इसकी बारी अब लेने की आए नेगेटिव वाले की, तो वो केवल नेगेटिव से ही ले सकता है। एक बात समझ में आई। दूसरा कॉलम मैं बनाता हूं पॉजिटिव वाले का, और पॉजिटिव को यदि मैं मानूं दाता, तो ये केवल पॉजिटिव को ही दे सकता है। किसको देगा? पॉजिटिव को। और यदि मैं इस पॉजिटिव को मान लूं ग्राही, लेने वाला, तो ये किससे ले सकता है? नेगेटिव से भी और पॉजिटिव से भी। समझ में आई कि बात नहीं आई? तो केवल ये सिस्टम होता है लेन देन का, है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आपको बताऊं कि मैंने ए नेगेटिव वाले व्यक्ति को दाता मान लिया, ए नेगेटिव को। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो, मैंने ए नेगेटिव वाले व्यक्ति को मान लिया दाता, है ना, कि रक्त को देने वाला जो व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। ठीक है भाई। अब पहले तो ये देखो कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है। तो आप जनरल जब कंडीशन देखेंगे
तो ए वाला व्यक्ति सामान्य रूप से ए और ए बी इन दो को ही रक्त देगा ना, देगा कि नहीं देगा? देगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो यदि ब्लड ग्रुप नेगेटिव दाता है तो मैं आपको बता दूं, ये ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव, इन चारों व्यक्तियों को आसानी से रक्त दे सकता है। समझ में आई कि बात नहीं आई? अर्थात मैंने यहां पे क्या कहा है कि यदि दाता नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव को रक्त दे सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओ पॉजिटिव को भी दे दे, समझ रहे? उसी को देगा जिसको ये नियम के अकॉर्डिंग दे सकता है। जैसे आपने ए नेगेटिव माना तो पहले ये देखिए कि ए वाला व्यक्ति किसको दे सकता है, ए और ए बी को दे सकता है, बस इन्हीं के पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब मैंने ए नेगेटिव वाले को मान लिया ग्राही, क्लियर? तो ये पता है किससे रक्त ले सकता है। एक तो अब इसको यूं देखो, जनरल किससे रक्त ले सकता है ये, एक तो ए से लेता था और एक ओ से लेता था, क्लियर? तो मैंने यहां नेगेटिव लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ही रक्त ले सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये सिस्टम है। अब मान लीजिए ए पॉजिटिव को मैंने दाता बना दिया तो ये किसको रक्त देगा? यहां पे लिखा हुआ है केवल पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव वाला व्यक्ति केवल ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव वाले को ही रक्त दे सकता है। नेक्स्ट, यदि मैं ए पॉजिटिव को ग्राही मानूं तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से ही ले सकता है। अब लेता किससे? ओ और ए से। तो देखो, ए नेगेटिव, वो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, इन चारों से ही ये ए पॉजिटिव वाला रक्त ले सकता है। तो ये सिस्टम होता है भाई पॉजिटिव और नेगेटिव के रक्त लेन देन का। एक बार ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बनाना और थोड़ी प्रैक्टिस करना भाई, मैं आपको बता दूं, है ना, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस के ना कुछ भी नहीं है। ये पॉजिटिव नेगेटिव का हल्का सा सिस्टम है। यदि आपको नियम पता है ना, जिस नियम से हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि कौन से व्यक्ति किसको रक्त देते हैं, किसको किससे लेते हैं, तो यदि वो आप पर वो आते हैं तो आप पॉजिटिव नेगेटिव में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, है ना, कि नेगेटिव वाला देगा तो पॉजिटिव नेगेटिव को, लेकिन ले सकता है केवल नेगेटिव से। पॉजिटिव वाला लेगा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से, लेकिन दे सकता है केवल पॉजिटिव को। बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब RH फैक्टर में एक हेडिंग लगाइए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। हेडिंग लगाइए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं गर्भरक्ताणु कोरकता। क्या बोलते हैं? गर्भरक्ताणु कोरकता। ठीक है, ये हेडिंग लगाइए आप, इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एक हेडिंग के रूप में लगा ली सभी ने। चलिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो RH फैक्टर है, RH कारक, तो इस RH कारक की असंगतता से इनकम्पैटिबिलिटी के कारण एक डिजीज का सामना अक्सर महिलाएं करती हैं और उस डिजीज का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसको हम
गर्भ रक्ताणु कोरकता बोलते हैं। पहले इसकी थ्योरी लिखिए, फिर मैं इसको एक बार दोबारा आपसे समझाऊंगा ढंग से, ठीक है। तो देखिए, पहले थ्योरी लिख लेते हैं। यदि RH नेगेटिव महिला की शादी RH पॉजिटिव पुरुष से हो तो प्रथम गर्भाधान प्रेगनेंसी, प्रथम गर्भाधान के समय यदि गर्भस्थ शिशु का रक्त समूह RH पॉजिटिव हो तो प्रसव के समय RH पॉजिटिव रक्त माता के रक्त से मिलता है, जिस कारण माता के शरीर में RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती हैं, लेकिन प्रथम शिशु सामान्य होता है। द्वितीय गर्भाधान के समय यदि शिशु RH पॉजिटिव है तो माता के अंदर बने एंटीबॉडी अपरा के माध्यम से, अपरा का नाम लिख लेना आप, प्लेसेंटा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लेसेंटा, अपरा के माध्यम से शिशु के रक्त में पहुंचते हैं, जिससे उसकी RBC नष्ट होने लगती हैं। इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस शिशु को रीसस शिशु कहते हैं। दिख रहा है यहाँ तक? हाँ, एक पॉइंट और आ जाएगा और वो पॉइंट भी आप लिख सकते हैं नोट लगाकर। इसका उपचार प्रसव से 72 घंटे पूर्व NTRHD का
इंजेक्शन देकर कर सकते हैं। एक बार इसको आप थ्योरी को लिखिए, फिर मैं आपको इसको पूरे को समझाऊंगा, ठीक है। नोट कीजिए पहले पूरी डिटेल थ्योरी को आराम से, बढ़िया सुंदर नोट्स बनाकर आप नोट कीजिए पहले इनको। नोट कर लीजिए पहले। लिख लिया होगा सभी ने ना। चलिए सुनिए, अब ध्यान दीजिए। RH फैक्टर, बात को जरा ध्यान समझो। ये जो RH फैक्टर टॉपिक चल रहा है, इससे रिलेटेड एक बहुत ही खतरनाक डिजीज पाई जाती है और उस डिजीज का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, गर्भ रक्ताणु कोरकता। एक सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं, क्या एरिथ्रोसाइट आरबीसी का नाम होता है? बिल्कुल होता है, हम पढ़ चुके हैं ना। तो एरिथ्रो का मतलब यहां पे क्या है, आरबीसी से लेकर है, और वो कहां, गर्भ में। कोरकता का मतलब होता है कमी होना। तो एक सिंपल सी बात है, गर्भ में किसी भी शिशु की आरबीसी में कमी होना क्या होता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता होता है या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग होता है। अब मैं आपको जनरली भाषा में बता दूं कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो डिजीज है वो केवल RH कारक की असंगतता के कारण होती है। क्लियर है ना। अब कैसे होती है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए एक बात समझो, मेंडल ने, आपने पढ़ा होगा, प्रभावी और अप्रभावी नाम के लक्षण बताए थे प्रभावी, है ना, डोमिनेंट और रिसेसिव बताए थे ना। अच्छा, डोमिनेंट गुण क्या होता है, प्रभावी गुण क्या होता है? प्रभावी गुण का मतलब होता है ऐसा गुण जो पीढ़ियों में ज्यादा समय तक आए, मतलब बार बार रिपीट हो, है ना। जैसे लंबेपन का गुण प्रभावी था, बौनेपन का गुण अप्रभावी था। तो जो प्रभावी डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो अपनी अभिव्यक्ति ज्यादा रूप से करते हैं, यही तो था प्रभावी, है ना। तो एक बात मुझे बताओ, हमारे भारत देश में 93% लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और मात्र 7% लोगों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है ना। तो यहां पर जो पॉजिटिव रक्त समूह है वो डोमिनेंट है और जो नेगेटिव है वो रिसेसिव है, यानी कि अप्रभावी है। क्लियर सी बात है ना। अब ये डिजीज कब होती है मैं आपको बता देना चाहता हूं। यदि RH नेगेटिव महिला है, कोई महिला है, उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, और यदि उसकी शादी RH पॉजिटिव पुरुष से हो जाए, बात को जरा ध्यान से समझो आप मेरी को, ये जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वाली डिजीज है ना, केवल इसी कंडीशन में हो सकती है जब नेगेटिव महिला हो और उसका जो हस्बैंड है वो पॉजिटिव हो, तभी ये डिजीज होगी, अन्यथा नहीं होगी कभी भी, ठीक है। अब देखो आप, यहां RH कारक की असंगतता है कि नहीं।
असंगतता मतलब संगत नहीं है, मतलब महिला है नेगेटिव और पुरुष है पॉजिटिव, तो असंगत हुए ना भाई, ठीक है। हाँ, तो घटना आपको पता चली क्या है कि नेगेटिव महिला है और उसकी शादी हमने किससे करा दी है, पॉजिटिव पुरुष से करा दी। अच्छा, अब होगा क्या, तो प्रथम गर्भाधान के समय यदि ये महिला फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है, बात समझो मेरी, इसका हस्बैंड कैसे ब्लड ग्रुप वाला है, पॉजिटिव वाला, तो यदि ये नेगेटिव महिला फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है, तो आप जरा ध्यान से समझो, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है तो इसके गर्भ में जो शिशु है, इसके गर्भ में जो शिशु है उसके ब्लड ग्रुप के कौन से होने के ज़्यादा चांसेज हैं, पॉजिटिव के, क्योंकि प्रभावी गुण कौन सा है, पॉजिटिव है ना। तो ये कहता है यदि फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय गर्भ में जो इसके शिशु है यदि वो पॉजिटिव वाला हो तो क्या होता है, जब उस शिशु की डिलीवरी होती है, बात को जरा ध्यान से समझो, ये नेगेटिव महिला है, इसके गर्भ में पहला शिशु है जिसका ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव, ठीक है। आफ्टर 9 महीने मतलब गस्टेशन पीरियड के बाद, जिसको हम गर्भकाल कहते हैं, 9 महीने का गर्भकाल होता है, तो गर्भकाल कंप्लीट होने के बाद यदि उस शिशु की डिलीवरी होती है, प्रसव को बोलते हैं डिलीवरी, है ना, यानी कि बच्चे का बाहर पास आउट होना, ठीक है। तो देखिए, तो प्रसव के समय यदि इस शिशु की डिलीवरी हो रही है तो इसका जो प्लेसेंटा है, अपरा जिसको बोलते हैं, नाल जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा नाल, जब गांव में एक रिवाज भी है, जब एक लड़का उत्पन्न होता है तो उसके नाल को जमीन में गाड़ते हैं, है ना, जो देवर वगैरह होते हैं वो गाड़ते हैं ना, आपने भी कुछ नहीं गाड़े होंगे, रुपए वगैरह मिलते कुछ, है ना, हाँ ये रिवाज है ना, तो उसी को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऐसी संरचना है जो शिशु को माता के गर्भ से जोड़कर रखती है और उसको पूरा पोषण प्रदान करती है, यानी कि गर्भस्थ शिशु को जो पोषण मिलता है वो उस प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है, पूरा रक्त वगैरह उसी के माध्यम से जाता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जैसे ही इस प्रथम शिशु की डिलीवरी होगी तो प्लेसेंटा टूटेगा, तभी तो डिलीवरी होगी, तभी तो बाहर पास आउट होगा, तो उस प्लेसेंटा में इस बच्चे का ब्लड था, माता का भी था, इस बच्चे का भी था, तो इस बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा है आप मुझे बताओ, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और इसकी मां का ब्लड ग्रुप कैसा है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि भाई हमारे इम्यून सिस्टम का एक तरीका होता है प्रतिरक्षा तंत्र का, कि यदि वह किसी नई चीज को पहली बार देखे तो उसको मारने के लिए अपनी सेना तैयार करता है, अर्थात एंटीबॉडी बनाता है, और यदि दूसरी बार वो आए तब उसको मारता है, ये मैंने बताया था, है ना, समझ रहे हैं। तो उसी पर ये घटना आधारित है। तो हुआ क्या, जैसे ही माता के इम्यून सिस्टम ने इस डिलीवरी के समय पॉजिटिव रक्त को देखा, अर्थात RH एंटीजन को देखा, तो उसने क्या किया, माता के शरीर में इस RH के खिलाफ क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई। बात को जरा ध्यान से समझो, माता के रक्त में अब RH पॉजिटिव के खिलाफ क्या बन चुकी हैं, एंटीबॉडी, है ना, और एंटीबॉडी का काम होता है एंटीजन को नष्ट करने का, होता है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन प्रथम जो शिशु है वो तो भाई नॉर्मल हो गया, क्योंकि वो तो बाहर पास आउट हो गया। नहीं आई बात समझ में? आप मुझे एक बात बताओ, क्या फर्स्ट शिशु पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? भाई बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी तो डिलीवरी हो चुकी है। तो पहला शिशु हमेशा होता है नॉर्मल, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसकी वजह से क्या घटना घटित हो गई कि उस माता के गर्भ में
अब RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बन के तैयार है। इतना काम जरूर हो गया था। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं अपनी घटना पर। तो यदि यह महिला सेकंड प्रेगनेंसी धारण करे, बात को समझो, यदि यह महिला सेकंड प्रेगनेंसी धारण करे और दूसरे गर्भस्थ शिशु का भी यदि पॉजिटिव रक्त हो, अब आप समझदार हैं, बात को गहराई से लीजिए। ये सेकंड शिशु है जो इस मां के गर्भ में है और इसका रक्त कौन सा है, RH पॉजिटिव। तो आप एक बात मुझे बताओ, क्या इस माता के रक्त में RH पॉजिटिव को मारने के लिए सेना तैयार है? बिल्कुल तैयार है ना। तो दूसरे शिशु का ब्लड ग्रुप कौन सा है, RH पॉजिटिव। तो अब स्वभाव के अनुसार क्या होगा कि माता का जो रक्त है, और एंटीबॉडी रक्त में ही होते हैं, प्लाज्मा भी होते हैं, वो अपरा के माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से शिशु के रक्त में पहुंचता है। क्योंकि गर्भस्थ शिशु को जो पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन जो मिलता है, वो माता के रक्त से मिलता है ना। तो माता का रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से यदि शिशु के रक्त से मिले तो माता के रक्त में क्या है, RH के खिलाफ एंटीबॉडी। तो जैसे ही वो एंटीबॉडी शिशु के रक्त से मिलेंगी और शिशु के रक्त में उन्हें क्या देखेगा, RH एंटीजन, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप कैसा है, RH पॉजिटिव। तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन की क्रिया हो जाएगी, आश्लेषण की क्रिया हो जाएगी, अर्थात RBC आपस में चिपक जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी। तो इसी डिजीज को हम क्या नाम दे देते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अर्थात ये जो सेकंड शिशु है इसकी RBC नष्ट हो जाती हैं, जिससे इस बच्चे की या तो मृत्यु हो जाती है, और यदि ये बच भी जाता है तो बहुत ही खतरनाक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और इसके फिर बचने के बहुत ही कम चांस होते हैं। ठीक है, तो उस डिजीज को हम क्या नाम देते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नाम देते हैं। समझ में आई के बात नहीं आई, है ना। तो इसी डिजीज को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो आपको क्या समझ में आ गया कि किस प्रकार इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस डिजीज होती है ना। ये किस पर डिपेंड है, केवल RH कारक पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, RH कारक पर डिपेंड है। तो आपको बात समझ में आ गई, है ना। अब नेक्स्ट ये कहता है कि वह शिशु जिसको ये डिजीज हो गई है, उस शिशु को हम रीसस शिशु नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, रीसस शिशु नाम देते हैं। रीसस शिशु आप किसको बोलेंगे, ऐसा शिशु जिसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नाम की डिजीज है। ठीक है, अब बात आती है इसके उपचार की, कि ऐसी यदि कंडीशन हो तो हम इसका उपचार कैसे करें। तो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, कुछ बच्चे अभी एक कंफ्यूजन में, उस कंफ्यूजन को मैं भी दूर कर देता हूं। देखिए, यदि सेकंड टाइम ये शिशु RH नेगेटिव होता, बात को जरा ध्यान से समझो, सेकंड प्रेगनेंसी में यदि ये शिशु RH नेगेटिव होता ना, तो ऐसी घटना बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि भाई शिशु का रक्त RH नेगेटिव है, तो एंटीबॉडी तो RH पॉजिटिव के खिलाफ थी, तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, अरे भाई बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्क तो तब पड़ेगा जब इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव के खिलाफ दुश्मन थे, वहां पे सेना तैयार थी पॉजिटिव को मारने के लिए। ठीक है, हाँ। तो ऐसी कंडीशन में यदि नेगेटिव महिला हो, पॉजिटिव पुरुष हो, तो हमेशा इस डिजीज का खतरा बना ही रहता है। तो पता है हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि प्रसव से 72 घंटे पहले, देखो आजकल क्या है, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो हम हमेशा उसका मेडिकल चेकअप कराते हैं, है ना।
हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ उसकी पूरी जांच होती है, उसके ब्लड ग्रुप वगैरह, उसके हस्बैंड के ब्लड ग्रुप वगैरह को देखा जाता है ना, देखा जाता है। तो उसको क्या है, रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, यदि ऐसी कंडीशन हो तो क्या आप इतने समझदार नहीं है क्या कि भाई ऐसी कंडीशन है तो ये डिजीज 101% होगी ना। तो इसका उपचार हमें पहले से ही सोच के चलना है। तो हम पता है क्या करते हैं कि जो प्रथम डिलीवरी होती है, प्रथम डिलीवरी, क्योंकि जो एंटीबॉडी बनते हैं वो कब बनते हैं, फर्स्ट डिलीवरी के समय बनते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं, अच्छा एक बात और बता देता हूं, ये जो RH-D मैंने लिखा हुआ है, यह एक प्रकार की एंटीबॉडी है, RH-D, है ना। RH-D एक प्रकार की एंटीबॉडी है और ये जो एंटीबॉडी है वही एंटीबॉडी है जो माता के शरीर के अंदर बनती है ना। लेकिन हम यदि इस डिजीज का उपचार करें तो भी हम इसी एंटीबॉडी का इंजेक्शन उस माँ को देते हैं जो एंटीबॉडी वो खुद बनाती है। अब आप सोचेंगे सर आप पागल तो नहीं हो, हैं भाई, जो एंटीबॉडी माता का शरीर बना रहा है बच्चे को मारने के लिए, आप तो सर उपचार के लिए भी वही एंटीबॉडी दे रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है, आप तो आत्महत्या करवाना चाह रहे हैं। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से समझो, आप एक बात समझना, ये वही एंटीबॉडी है जिससे माता का इम्यून सिस्टम बनाता है ना। लेकिन हम उपचार के लिए भी वही एंटीबॉडी प्रयोग कर रहे हैं। इसमें हमारी कोई ना कोई चाल होगी। अब वो चाल क्या है वो समझो। देखिए हम क्या करते हैं, हम एंटीबॉडी लेते हैं RH-D, और ये ऐसी एंटीबॉडी होती हैं जो निष्क्रिय अवस्था में होती हैं। बात समझ में आ रही मेरी। हम जो एंटीबॉडी लेते हैं ना, ऐसी एंटीबॉडी लेते हैं जो मृत अवस्था में होती हैं, है ना, मतलब कोई काम नहीं कर सकती। तो हम पता है क्या करते हैं कि हमें पता है कि फर्स्ट डिलीवरी है, तो हम डिलीवरी से 72 आवर्स पहले उसको इंजेक्शन लगा देते हैं एंटी RH-D का, है ना। तो जो RH-D एंटीबॉडी है वो मां के शरीर के अंदर प्रवेश कर गई, है ना, कर गई भाई। अब प्रथम शिशु की डिलीवरी हो गई, अब पॉजिटिव रक्त उससे मिलेगा, तो मां का इम्यून सिस्टम क्या सोचेगा कि भाई ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं, मुझे इसके खिलाफ या सेना तैयार करनी है ना, करनी है, ऐसा सोचेगा। लेकिन हमने क्या किया कि उसको पहले से ही वो एंटीबॉडी तैयार की हुई प्रोवाइड करा दी कि ले भाई एंटी RH-D संभाल इनको। अब माता का इम्यून सिस्टम क्या समझता है, अरे यार वाओ, मेरे पास तो ऑलरेडी एंटीबॉडी है। बात को जरा ध्यान से समझो, माता का प्रतिरक्षा तंत्र क्या सोचेगा कि यार मेरे पास तो इस RH को मारने के लिए पहले से ही एंटीबॉडी तैयार है, मुझे तो इनको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आ रही बात। लेकिन हमने जो एंटीबॉडी दी है वो कैसी हैं, निष्क्रिय हैं, मृत अवस्था की हैं, जो कोई भी काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उस माता के प्रतिरक्षा तंत्र को बेवकूफ बना दिया। समझ में आ गई बात, है ना। तो जो एंटीबॉडी अब उस माता के शरीर के अंदर हैं वो कैसी हैं, निष्क्रिय अवस्था की हैं, और वो खुद अपनी एंटीबॉडी नहीं बनाता। और अब दूसरे प्रेगनेंसी के समय यदि पॉजिटिव ब्लड हो तो स्वभाव के अनुसार ये एंटीबॉडी आएंगी जरूर, लेकिन जब ये निष्क्रिय हैं तो क्या ये कोई काम कर पाएंगी, क्या नहीं कर पाएंगी। और हमारा सेकंड शिशु भी कैसा होगा, फिर नॉर्मल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम बड़ी चालाकी से इस डिजीज का आजकल क्या करते हैं, उपचार करते हैं। तो आपको समझ में आई कि आखिर हमारे डॉक्टर, हमारे वैज्ञानिक कितने चालाक और कितने आगे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस डिजीज का क्या करते हैं भाई, उपचार करते हैं।
तो ये पूरी घटना गर्भ रक्ताणु कोरकता आपको समझ में आ गई बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं है यहाँ पर। ये जो इंजेक्शन है एंटी आरएचडी का, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। प्रसव पहले प्रसव से 72 घंटे पहले, 72 घंटे का मतलब 3 दिन हो जाता है, यदि आपको पता हो तो। कितने दिन हो जाता है? 3 डे, है ना। तो आप कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए, एक इसका डायग्राम मैं आपको बना देना चाहता हूं। इस डायग्राम को आप जरूर समझना, है ना। आपने 10th क्लास में भी इसको देखा है, और एक बार फिर आप ध्यान से देखो। मान लीजिए ये माता का गर्भ है, गर्भाशय जिसको हम यूट्रस बोल के चलते हैं ना, और इसमें क्या है? एक शिशु है, ये प्लेसेंटा है। क्या है ये? प्लेसेंटा। और इसमें ये शिशु है भाई, ठीक है। हाँ, ये शिशु है, गर्भस्थ शिशु, और इसका जो ब्लड ग्रुप है वो है RH पॉजिटिव। कैसा है? RH पॉजिटिव। और माता का जो ब्लड ग्रुप है वो है RH नेगेटिव, ठीक है। ये है केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस में क्या होता है? सेकंड केस में क्या होता है कि केवल ये जो शिशु है, जिसको मैं गर्भस्थ शिशु बोलूंगा, वो बाहर पास आउट हो जाता है, इसकी डिलीवरी हो जाती है, तो इस माता की बॉडी के अंदर क्या बन जाते हैं? एंटीबॉडी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एंटीबॉडी। ये जो मैंने कैपिटल वाई शेप में जो बनाए हैं वो क्या है? एंटीबॉडी है। क्या है वे? एंटीबॉडी, यानी कि प्रतिरक्षी, ठीक है। ये एंटीबॉडी है। ये है केस नंबर 2। लास्ट में बात करूं तीसरे टाइम की, तो थर्ड टाइम में यदि मतलब ये सेकंड प्रेगनेंसी है, तो सेकंड प्रेगनेंसी के समय भी यदि ये शिशु कैसा हो? RH पॉजिटिव हो, ठीक है। ये शिशु कैसा है? RH पॉजिटिव। और इस माता के अंदर क्या है अब? एंटीबॉडी। क्या है भाई? एंटीबॉडी। तो ये जो एंटीबॉडी होती हैं वो इस प्लेसेंटा के माध्यम से पहुंच जाती हैं इस शिशु के ब्लड में, ठीक है, अर्थात इसकी RBC में। ये कैपिटल वाई शेप में होता है ना। मैंने आपको बता तो नहीं रखा, हाँ 10th क्लास में आप इसको जरूर पढ़ चुके हैं ना। तो ये जो केस नंबर 3 में क्या है कि ये जो एंटीबॉडी हैं जो RH पॉजिटिव के खिलाफ हैं, वो इस शिशु के अंदर पहुंचकर इसकी RBC को नष्ट कर देती हैं, और इस डिजीज को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, और इसे मैं बोल सकता हूं ग्रसित शिशु। क्या बोल सकता हूं इसको मैं? ग्रसित शिशु। तो ये 3 डायग्राम आप बना लीजिए, ठीक है। हाँ, आराम से बना लीजिए। और ये हमारा कंप्लीट है RH फैक्टर। बना लीजिए आराम से, तीनों डायग्रामों को बना लीजिए। और ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या? RH फैक्टर, जिसमें हमने मोस्टली बात की पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप की, और RH इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि RH असंगतता, जिसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसे हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोल के चल रहे थे, ठीक है। तो इनको आप बना लीजिए आराम से। कल हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है ब्लड कोगुलेशन, जिसका हमें बहुत दिन से आपको और हमको इंतजार था।
कल हम उसी क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड कोगुलेशन, रक्त का थक्का या रुधिर स्कंदन की क्रिया विधि। कल हम उसको देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल।